करोड़पति महिला का मकान बन रहा था। कई मंजिला इमारत उनकी बन रही थी और वहीं पर उन्होंने कुछ मजदूर लगा रखे थे जो कि अपना काम कर रहे थे। वहीं पर मलबे को साइड में कर रहे थे। कोई वहां पर अपना हथौड़े से उसको तोड़ रहा था, कोई मसाला बना रहा था तो कोई चिनाई कर रहा था। यही सिलसिला वहां पे चल रहा था। तभी उस मालकिन का एक छोटा सा बच्चा करीबन 3 से 4 साल का वहीं पर दौड़ा दौड़ा आ जाता है। और जैसे ही वो आता है तो उनमें से एक मजदूर उस बच्चे को देखता है और तभी उसके पीछे पीछे वो मालकिन आ जाती है। तभी वो मजदूर कहता है कि मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। तो मालकिन कहती है कि हाँ भाई, बताओ क्या हुआ। तो वो बताता है कि आपके बच्चे को एक बीमारी हो सकती है, आप इसका चेकअप करा लीजिए। जैसे ही एक मजदूर के मुंह से वो महिला ये बात सुनती है तो उसे विश्वास नहीं होता है, लेकिन माँ तो माँ होती है और अब वो अपने बेटे के लिए चिंतित हो जाती है। लेकिन वो पूछती है कि तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे अंदाजा है, मैंने इसे देखकर एहसास किया है। तभी वो कहता है कि मैं दवाइयां बता देता हूँ और एक टेस्ट लिख देता हूँ, आप इसे जरूर करा लीजिएगा। वो महिला कहती है कि बताओ। तो वो कहता है कि आप मुझे पेन पेपर ला दीजिए, शायद आपको वो टेस्ट याद नहीं रहे। तभी वो एक पेन पेपर ला कर देती है और वो उस पर जो लिखता है उसे देखकर मालकिन चौंक जाती है। आइए जानते हैं कौन वो महिला थी और कौन वो मजदूर था। क्यों वो इतना उसे जानकारी थी कि एक बच्चे की शक्ल देखकर उसने उसकी बीमारी का अंदाजा लगा लिया। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ ये आपको जीवन में बहुत ही अच्छी सीख देकर जाएगी कि आपको अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए। ये कहानी शुरू होती है, जो उनका मूल गांव होता है, जो ये मजदूर है वो यूपी से था, यूपी के एक गांव से। लेकिन अब जो ये काम कर रहे थे, ये एक बिल्डिंग का काम शहर के अंदर कर रहे थे और वहां पर ही इसको बनाने में वो मदद कर रहे थे। मजदूरी का काम ये व्यक्ति कर रहा था। जब ये महिला आती है और वो बताता है कि आपके बच्चे को एक बीमारी है, वो बहुत गंभीर बीमारी होती है, अगर फर्स्ट चरण में पता चल जाता है तो इसका बहुत आसानी से इलाज हो जाता है। अब ये बात महिला शाम को अपने पति को बताती है। उसका पति जब इस बात को सुनता है तो कहता है कि अरे, तुम किसकी बात कर रही हो, ये मजदूर लोग हैं, दिन में ये जो काम करते हैं शाम को शराब पीकर सो जाते हैं, इन्हें क्या पता क्या डॉक्टर की लाइन है, क्या बच्चे को हमारा बेटा हष्ट पुष्ट है, तुम्हें क्या परेशानी है। लेकिन जब पत्नी बार बार कहती है कि मुझे अपने बेटे का ये टेस्ट कराना है जो उसने लिखा है, जैसे ही वो लिखने का नाम लेती है तो उसका पति कहता है कि मुझे दिखाना वो पर्चा, क्या लिखा है उसने। और जैसे ही वो उस पर्चे की प्रिस्क्रिप्शन जो उसने लिखी थी उसे देखता है तो देखते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन ऐसे लग रही थी कि मानो किसी बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर ने लिखी हो। अब वो उसे देखकर बहुत हैरान होता है। अगले दिन वो अपनी पत्नी के साथ उसी के हिसाब से अपने बच्चे का चेकअप कराता है। तो वाकई में जो डॉक्टर है वो देखकर कहता है कि वाकई में आपके बच्चे को ये बीमारी होने वाली थी, बस इसके कुछ सिम्टम आए हैं, बहुत अच्छे समय पर आप अपने बच्चे को ले आए हो, इससे आपके बच्चे को अब कोई परेशानी नहीं होगी। तभी वो कहता है कि ये जो डॉक्टर है वो कहता है कि तुम्हें कैसे अंदाजा लगा कि ये बीमारी आपके बच्चे को है। अक्सर ये बीमारी भयंकर रूप रख लेती है तभी पता चलती है, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है जो आपको पहले ही एहसास हो गया। तभी वो महिला बताती है कि हमारे यहाँ पर एक मजदूर काम करता है और उसने ये दवाइयाँ बताई हैं। तभी वो कहता है कि दिखाना क्या दवाई है। तो उसने लिखा था कि अगर टेस्ट में कोई भी सिम्टम आता है तो इन दवाइयों को ले लें। जैसे ही वो उन दवाइयों को देखता है तो डॉक्टर कहते हैं कि वाकई में ये दवाइयाँ जो हैं ये तो वाकई में बहुत अच्छी हैं और इसी दवाई से ही इस बीमारी का इलाज होता है। लेकिन ये किस डॉक्टर ने लिखी हैं, क्या आपका फैमिली डॉक्टर है क्या। वो जब वो मजदूर वाली बात कह रही थी तो वो उस बात को नहीं समझ पाता है कि किसने क्या लिखा है। लेकिन जब वो कहता है फैमिली डॉक्टर है क्या, तो वो जो करोड़पति पिता था वो कहता है कि हाँ जी, हमारा फैमिली डॉक्टर है। और अब वो उस दवाइयों को लेकर वापस घर आ जाता है और दूसरे दिन वो करोड़पति व्यक्ति अपने ऑफिस नहीं जाता है और अब वो इंतजार करता है और सोचता है कि आज मुझे उस मजदूर से बात ही करनी होगी। अब वो मजदूर अपने काम पर फिर से आता है और जैसे ही वो आता है तो अब वो मालिक वहां पहुंचता है और कहता है कि देखो, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम थोड़ी देर के लिए अपना काम बंद करो, मैं तुम्हें पैसे उसके भी दे दूंगा जब तुम काम नहीं करोगे, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी वो जो
मजदूर था वो कहता है कि क्या पूछना है मालिक। तभी वो कहते हैं कि हमें जानना है कि तुमने इतनी अच्छे से दवाइयाँ कैसे लिख दी। तो वो कहता है कि अगर मैं कहूँगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो क्या आप मुझ पर विश्वास करोगे? मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते और आप भी विश्वास नहीं करेंगे। आप क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? आप अपना काम कर लीजिए और मैं अपना काम कर लेता हूँ। मुझे तो खाना तभी मिलेगा जब मैं ये काम करूँगा। इस बात को सुनकर जो मालिक है उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, चलो अंदर और हम बात करते हैं। उसे वो अपने घर के अंदर लेकर जाता है और वहाँ एक आलीशान सोफे पर बिठा देता है। वहाँ वो बैठते हैं, अपनी पत्नी से चाय के लिए बोलता है। उसकी पत्नी चाय लेकर आती है। तभी वो पूछता है कि मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुननी है। तभी वो कहता है कि ठीक है, बताता हूँ। वो बताता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। मैं बहुत अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी किया करता था। बहुत अच्छे से मेरी ज़िंदगी कट रही थी और मैं बहुत ही प्यार से रहता था। अब धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, मेरी उम्र शादी की हो जाती है और मेरे माता-पिता एक अंजलि नाम की लड़की से मेरी शादी करा देते हैं। मैं अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश रहता, लेकिन वो जो अंजलि है, वो मेरे अब घरवालों से लड़ाई करने लगती है और जब वो मेरे घरवालों से लड़ाई करती, तो मुझे हमेशा मैं अंजलि का ही सपोर्ट किया करता, अंजलि से ही बात किया करता और अंजलि की ही साइड लिया करता। मेरे घरवालों को ये बात सही नहीं लगती है और अब मेरे माता-पिता मुझे अलग कर देते हैं। मैं और अंजलि अलग रहने लगते हैं और मेरे छोटे भाई के साथ मेरे माता-पिता रहने लगते हैं। और अब अंजलि कहती है कि यहाँ क्या रखा है, चलो दिल्ली चलते हैं। और हम दिल्ली में आकर बस जाते हैं। यहाँ आकर हम एक आलीशान फ्लैट लेते हैं और उस फ्लैट में हम रहते हैं और बहुत मज़े से ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन मेरी पत्नी मुझसे बहुत सारे खर्चे करवाकर मेरे सारे पैसों को इधर-उधर उड़ाती और एक और व्यक्ति से बात करने लगती है। क्योंकि मैं सारा दिन अपनी नौकरी किया करता और मुझे नहीं पता चलता है कि वो क्या कर रही है पीछे से, वो और लोगों से बात किया करती और अब वो मेरा सारा कुछ बिचवा देती है। अंत में जो घर हमने लिया था, उसे भी बिचवा देती है और उन पैसों को अपने कब्जे में लेकर मुझे छोड़कर चली जाती है। जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाती है, तो मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती है, लेकिन मैं किस मुँह से अपने परिवार के पास जाऊँ, मुझे समझ नहीं आता है और अब मैं शराब पीने लगता हूँ। जब मैं लगातार शराब का सेवन करता हूँ और अपनी नौकरी पर जाया करता हूँ, तो कई हॉस्पिटल से मुझे निकाल दिया जाता है क्योंकि मैंने शराब के नशे में कई पेशेंट को गलत दवाइयाँ दे दी थी। हर वक़्त शराब के नशे में रहता, तो मुझे वार्निंग कर कर निकाल दिया जाता है। मेरे सर्टिफ़िकेट्स को रद्द नहीं करते हैं वो लोग, लेकिन मुझे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। और अब इसी वजह से मुझे किसी भी हॉस्पिटल में नौकरी नहीं मिलती है और मैं अब ये सोचता हूँ कि क्या किया जाए। जिस भी हॉस्पिटल में जाता, वहाँ सबको मेरे केस का पहले ही पता चल जाता है कि मैं शराब पिया करता हूँ और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में मुझे वार्ड बॉय का नौकरी मिला करती, जो कि मुझे करनी बिल्कुल मंज़ूर नहीं थी क्योंकि मैं एक डॉक्टर रह चुका था, एक सफल डॉक्टर, बहुत ही अच्छे से मैं इलाज किया करता था। इस बात को सुनकर करोड़पति व्यक्ति को उसकी बात पर विश्वास होने लगता है। तभी वो बताता है कि उसके बाद मैं फिर मजदूरी करने लगा और इस मजदूरी से जो पैसे मिलते, उनसे भी मैं शराब पीने लगा। एक दिन मुझे मेरा ही कंपाउंडर मिलता है जिसने मेरे अंडर में काम किया था। वो कहता है कि सर, आपने अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये शराब ऐसी है, शुरू में तो आप लोग इसको पीते हो, लेकिन बाद में ये आपको पी जाती है, आपके पास कुछ नहीं छोड़ती है। और ये बात अब डॉक्टर को समझ आ चुकी थी और अब वो मनोज, जो मज़दूर है उसका नाम मनोज होता है, अब वो मनोज शराब छोड़ देता है और अब वो मेहनत मज़दूरी कर अपना भरण-पोषण किया करता है। एक किराए के घर में रहता है और सारा दिन मेहनत किया करता है। इस बात को सुनकर उसे विश्वास हो जाता है और कहता है कि भाई, तुमने तो बहुत अच्छी डिग्री ले रखी है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक हॉस्पिटल खोल देता हूँ और तुम उसमें अपना डॉक्टरी का काम करना। अब तो तुम शराब भी छोड़ चुके हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? तभी मनोज कहता है कि मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे अपने जीवन से विश्वास उठ चुका है। मेरी बस ज़िंदगी जो है उसे मैं ऐसे ही बिताना चाहता हूँ, क्योंकि ना तो कोई मेरा अपना है, किसके सहारे मैं ज़िंदगी काटूँ? तो जो मालिक है वो समझ जाता है कि इसको अपने परिवार की याद आती है, लेकिन ये परिवार के पास नहीं जा पाता, अपना गिल्ट महसूस करता है, तो इसीलिए वो वहाँ नहीं जा बताए करोड़पति व्यक्ति एक हॉस्पिटल बनवाता है और जब वो बनकर पूरा तैयार हो जाता है, तब फिर मनोज को ढूँढता है और उससे कहता है कि भाई, तुम यहाँ पर नौकरी करो और मैं तुम्हें यहाँ से
तनख्वाह दिया करूँगा, मैं तुम्हें पूरा प्रॉफ़िट नहीं दूँगा। जो तुम काम करोगे उसी की मैं तुम्हें मज़दूरी लगा लो, मज़दूरी दिया करूँगा और तुम यहाँ पर बहुत अच्छे से रहकर अपनी ज़िंदगी बिताओ। तुमने जीवन में ठोकरें भी बहुत खाई, लेकिन पूरा जीवन तुम ऐसे नहीं बिता सकते। डॉक्टरी जो पैशन होता है, वो सेवा भी होती है लोगों की। ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो और अपने जीवन को सही तरह से सफल बनाओ। अब उसकी बात समझ में आ जाती है और यहाँ पर जो मालिक है वो कुछ पैसे उसको देता है, उससे वो अपना हुलिया सुधारता है, अच्छे कपड़े लेकर आता है और अब एक डॉक्टर बनकर तैयार हो जाता है और उस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने लगता है। लगातार वो हॉस्पिटल चलता है और उसका इलाज इतना अच्छा था कि उस पर इतनी भीड़ लगने लगती है कि डॉक्टर के पास इतने पेशेंट होते हैं कि सारा दिन उसे टाइम तक नहीं मिलता है, खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों को देखकर जो करोड़पति व्यक्ति है, वो बहुत खुश होता है और वो जो सैलरी उसके अकाउंट में डाला करता, वो भी यूँ ही की यूँ ही पड़ी रहा करती, वो कभी भी उसे नहीं निकाला करता। क्योंकि वो वेस्ट पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं किया करता था। जब उसकी सैलरी बहुत हो जाती है उसमें, तभी वो मालिक सोचते हैं कि क्या किया जाए, तभी वो उनके माता-पिता को बताते हैं और माता-पिता को बिना कहे वहाँ पर बिना मनोज के बताए बुला लेते हैं। जैसे ही मनोज शाम को हॉस्पिटल से थका-हारा घर आता है और आकर अपनी माँ को देखता है, तो वो अपनी माँ के गले लगकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि माँ तुम सही थी, अंजलि गलत थी, उसने मेरे जीवन को नरक बना दिया। मैंने उसके पीछे आपकी भी वैल्यू नहीं की, मुझे माफ़ कर दो, मैं बेवकूफ़ हूँ। इतना बड़ा डॉक्टर आँसुओं से रोने लगता है इस सब चीज़ को देखकर। जो मालिक है उसकी भी आँखें नम हो जाती हैं और वो कहता है कि ठीक है, अब मम्मी-पापा आ गए हैं, अब तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो। अब वो शाम तक को रुकते हैं और सभी बहुत अच्छे से बात करते हैं। जो उसका छोटा भैया है, उसकी भाभी है, उन सभी से बहुत अच्छे से वो बात करता है। उनके बच्चों को बहुत प्यार देता है। उनके बच्चे हो चुके थे और उसके पास कुछ भी नहीं था। शाम हो जाती है, सुबह होती है। सुबह उसकी माँ कहती है कि बेटा अभी हमें गाँव जाना होगा, हमारे पास बहुत सारे अधूरे काम हैं जो करके आने हैं। लेकिन वो डॉक्टर बार-बार कहता है कि माँ तुम तो यहाँ मेरे पास रुक जाओ, तुम अब मेरे पास रहने लगो, तुम क्या करोगे उस गाँव में, यहाँ बहुत कुछ है। तभी उसकी माँ कहती है कि कुछ समय बाद आती हूँ और कुछ समय वो गाँव में रहने के बाद पूरा परिवार उसी के पास आ जाता है और उसी आलीशान घर में, क्योंकि जो मालिक था उसने उसी की सैलरी से उसके लिए एक घर भी बनवा दिया था, जिस घर में वो रहता था। अब उसी आलीशान घर में वो पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है। और वो डॉक्टर मनोज अपने जो भाई के बच्चे हैं उनको पढ़ाता लिखाता है और बहुत अच्छे से उनका खर्च उठाता है और बहुत शांतिमय जीवन बिता रहा है। ये थी डॉक्टर मनोज की कहानी, जिसने जीवन में इतने धक्के खाए, वो भी सिर्फ एक महिला के पीछे। बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि अगर घर में जो महिला होती है वो अगर लक्ष्मी का रूप ले लेती है तो वो इंसान की किस्मत को पलट देती है। वो इंसान को खाक से उठाकर लाख का बना देती है, वो इंसान की किस्मत को चमका देती है। लेकिन अगर वही महिला कुलक्षणी आ जाती है, बुरी आ जाती है, व्यवहार से, सीरत से, सौरत से, तो वही महिला इंसान को खाक में मिला देती है, जैसे कि मनोज को मिला दिया गया था। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इसीलिए हम इन कहानियों को लेकर आते हैं। आपको जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अब वक्त होता है जो लोग हमें रेगुलर कमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उनका नाम ले लिया जाए, जिनमें पहला नाम आता है नितेश जाट राजस्थान से, जो कि हमें हर वीडियो पर कमेंट करते हैं और बहुत ही अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासिन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि हमें देखते हैं बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है उनके कमेंट से हमें। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट आता है जितेंद्र का। जितेंद्र कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जिन्हें सुनकर हंसी भी आती है। ये कहते हैं कि आंटी क्यों डरा रही हो, क्या पाप करना बुरी बात होती है? बेटा पाप करना बुरी बात नहीं होती, प्यार करना बुरी बात, कोई पाप नहीं होता है, कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन हमें हर काम अपनी मर्यादा में रहकर करना चाहिए। माता पिता की मर्जी जानकर, माता पिता के आशीर्वाद से हमें आगे चलना चाहिए और समाज का एक
सोसाइटी हमारी बनी हुई है, उसी के हिसाब से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगला नाम आता है निशांत बागरी, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट लिखते हैं। हमारी हर वीडियो पर इनका लाइक और इनका व्यू होता है। उनका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा, जो कि हमें बहुत समय से सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी हर वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और एक बार तो इन्होंने करीबन 3 पन्नों का कमेंट लिखा, जिसे पढ़ने में भी मुझे करीबन 15 मिनट लग गए थे। आगे नाम आता है नीरज सैनी, जो कि बहुत ही प्यारा कमेंट करते हैं, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें और हमारा भी साथ में ध्यान रखें। भगवान आप सबको खुश रखे। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।